पाकिस्तान का कहना है कि उसने भारत के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया है और रात भर में उसके 3 एयरबेस पर हमला किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कल शाम पाकिस्तान को $2.3 अरब की मंजूरी दी और 12 घंटे बाद पाकिस्तान ने भारत पर फिर हमला किया। भारत ने पाकिस्तान को दिए गए $1.3 अरब के नए आरण पर अपेक्षानुसार आपत्ति जताई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान को दिए जा रहे बार के राहत पैकेजों पर सवाल उठाए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारी गोलाबारी, ड्रोन और हवाई हमले, मिसाइलों का आदान प्रदान और संभावित परमाणु बढ़त की अफवाहें भी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के लिए $2.4 अरब के बेलआउट फंड को मंजूरी दी है, जिसने इस अफरा तफरी के बीच सबका ध्यान खींचा। यह चौंकाने वाला है क्योंकि जब पाकिस्तान भारत पर चीनी हथियारों से हमला करने में अरबों खर्च कर रहा था, उसी समय वह पश्चिमी देशों से बेलआउट की मांग कर रहा था। ऐसा था क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही गहरे संकट में थी। उस पर $133 अरब का विदेशी कर्ज है और उसके पास केवल $15.3 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है। इन खराब आंकड़ों के बावजूद पाकिस्तान अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की बजाय भारत से संघर्ष करने को उत्सुक है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विरुद्ध पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह फंड का प्रयोग आतंकवाद के समर्थन हेतु कर सकता है। आतंकवाद के इतिहास के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह आरण क्यों दिया? और पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध के लिए इतना बेताब क्यों है? इसका जवाब उन शक्तिशाली संस्थाओं में छिपा है जो गुप्त रूप से पाकिस्तान को नियंत्रित कर रही हैं। ये केवल चीन नहीं है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कितनी खराब है इसका संदर्भ देने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं था जब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का रुख किया था। यह 20वीं बेलआउट थी। हाँ, 20वीं। भारत के साथ बढ़ते संघर्ष के कारण पाकिस्तान का शेयर बाजार एक ही दिन में 7.2% गिर गया, जिससे स्थिति और खराब हुई। संघर्ष से घबराहट फैली और विदेशी निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू किया। कोविड के बाद पाकिस्तान को बढ़ती महंगाई, घटते विदेशी मुद्रा भंडार, गिरती इंडस्ट्रीज और रिकॉर्ड बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। सवाल यह है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही गहरे संकट में है, तो वह युद्ध का रास्ता क्यों चुनेगा? यह युद्ध पागलपन से भरा था, जिसमें परमाणु हथियारों की बातें, चीनी प्रोपेगेंडा और भी बहुत कुछ शामिल था। YouTube को युद्ध जैसे विवादित विषयों पर बने वीडियो पसंद नहीं है। अगर आप नीचे दे लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी खबरें कवर करने में मदद कर सकते हैं तो यह हमें बहुत मददगार होगा। युद्ध लड़ना काफी महंगा होता है और इस समय पाकिस्तान भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भारत और पाकिस्तान को एक साथ आजादी मिली थी। 1980 के दशक में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पाकिस्तान, भारत, चीन और बांग्लादेश से अमीर था। लेकिन आज पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय लगभग $1,566 है, जो भारत की लगभग आधी है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $3,000 है और भारत की आबादी पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा है। और हैरानी की बात है कि पाकिस्तान की 40% आबादी आज भी गरीबी में जी रही है। पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सबसे गरीब अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इसका मौजूदा सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर मुश्किल से 2.5% है, जो सिर्फ जनसंख्या वृद्धि के साथ कदम मिलाने के लिए काफी है। इसी वजह से पाकिस्तान का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पिछले कुछ वर्षों में वास्तव में घट गया है। फिर भी यह 2022-2023 की तबाही से एक सुधार है, जब पाकिस्तान की वृद्धि दर मात्र 0.2% थी, जो हाल के इतिहास में सबसे खराब थी, और महंगाई दर 38% थी, जो पूरे एशिया में सर्वाधिक थी। और जब हम मानव विकास की बात करते हैं तो तस्वीर और भी खराब हो जाती है। वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल रिव्यू 2022 के अनुसार पाकिस्तान का मानव पूंजी सूचकांक मात्र 0.41 है, जो इस क्षेत्र में न्यूनतम में से एक है। यहाँ 22 मिलियन से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो दुनिया की कुल संख्या का 9% है, और नवजात शिशुओं की वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। साथ ही
भारी लैंगिक असमानता पाकिस्तान के लिए स्थिति को और भी खराब बना देती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप इंडेक्स 2222 के मुताबिक महिला अधिकारों और भागीदारी के मामले में पाकिस्तान विश्व में सबसे निचले पायदान पर है। पाकिस्तान की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5 मिलियन की वृद्धि होती है। यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इस दबाव से बचने के लिए पाकिस्तान को हर साल 17 लाख नई नौकरियों की जरूरत होती है, परंतु उसके पास इन्हें बनाने की वित्तीय क्षमता नहीं है। कोविड-19 ने पाकिस्तान को और भी बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे पहले से खराब हालात और भी बदतर हो गए। 2022 की बाढ़ ने लाखों लोगों को गहरी गरीबी में धकेल दिया। स्थिति और भी खराब हो रही है क्योंकि पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन आपदाओं के प्रति 8वां सबसे संवेदनशील देश है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के बाद कई बार संकट में रही है और लगभग हर बार जब भी यह धराशायी हुई तो उसे राहत पैकेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाना पड़ा। पिछले 35 वर्षों में पाकिस्तान ने 28 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रमों में भाग लिया है, जिनमें से 4 पिछले 5 वर्षों में हुए हैं। पिछले 3 दशकों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को 29 अरब डॉलर से अधिक की सहायता राशि प्रदान की है। 2025 में भारत के साथ बढ़ते तनाव और 9 मई 2025 के हवाई हमलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $7 अरब के पैकेज के तहत $1 अरब की मंजूरी दी। साथ ही विकास कार्यक्रमों के लिए $1.4 अरब भी दिए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आरण देने के निर्णय का विरोध किया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोर्ड की बैठक में एक महत्वपूर्ण वोट से दूर रहा। लेकिन आरण पास हो गया। क्यों? अन्य देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय जरूरतों के कारण इसका समर्थन किया। यह मंजूरी एक संभावित युद्ध के दौरान आई। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 16.5% हिस्सेदारी है। जापान के पास लगभग 6% है। दोनों देश भारत के सहयोगी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान को यह आहरण कैसे देने दिया? असल में वे चीन का मुकाबला करना चाहते थे और चीन इससे खुश था। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपनी वैश्विक ऋण प्रणाली बनाई है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या वर्ल्ड बैंक से ऋण पाने में कठिनाई वाले देशों को निशाना बना रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए यही दुविधा है। चीनी पैसे को इस प्रणाली के अंदर बनाए रखने और अधिक देशों को चीन के सीधे वित्तीय नियंत्रण में जाने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अक्सर पाकिस्तान जैसे देशों को कुछ तरह की छूट देता है, भले ही वे बुनियादी सुधार या पुनर्भुगतान मानकों को पूरा न करते हों। पाकिस्तान लगातार अपना राजकोषीय घाटा कम करने में असफल रहा है। उसने भारी सब्सिडी, कमजोर कर संग्रहण और बड़े रक्षा खर्च को जारी रखा है। पाकिस्तान का टैक्स से जीडीपी अनुपात 2024-25 की दूसरी तिमाही में 10.8% था, जो दक्षिण एशिया में सबसे कम और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए समझौते के 13.6% लक्ष्य से भी कम है। लेकिन मैंने क्यों कहा कि चीन पाकिस्तान को यह ऋण मिलने से खुश था? अमेरिका और जापान के बाद चीन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। माना जाता है कि इसमें चीन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्यों? चीन पाकिस्तान का सबसे निकट सहयोगी है, कम से कम कागजों पर तो। इस वक्त पाकिस्तान पर चीन का $22 अरब से अधिक का कर्ज है। यह पाकिस्तान के कुल बाहरी कर्ज का लगभग 22% है। भारत और चीन के बीच खराब राजनयिक रिश्ते हैं, जिसका मुख्य कारण सीमा विवाद और भारत अमेरिका के मजबूत होते संबंध हैं। चीन नाराज था क्योंकि जब अमेरिका ने उस पर भारी टैरिफ लगाए तो भारत को एक बड़ा मौका मिला और वह इसका लाभार्थी बन गया। चीन को यह पसंद नहीं आया, इसलिए वह भारत को एक अस्थिर देश के रूप में दिखाना चाहता था। परंतु एक समस्या है। चीन भारत के साथ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध अत्यधिक खर्चीला होता है। इसमें जाने जाती हैं और सीधे युद्ध में शामिल होना बेवकूफी भरा फैसला है। इसके दर्जनों कारण हैं। चीन भारत के दक्षिण एशियाई प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक कठपुतली देश की तलाश में था, और चीन के लिए वह पाकिस्तान है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन ने भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ाने में गुप्त रूप से भूमिका निभाई थी। लेकिन सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ही नहीं है जहां चीन ने पाकिस्तान को बचाए रखा है। पाकिस्तान पर विश्व बैंक का भारी कर्ज है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरह चीन यहां भी तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। जनवरी 2025 में विश्व बैंक ने पाकिस्तान को $20 अरब का
विशाल पैकेज देने का वचन दिया। यह एक असाधारण आरण है। यह पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025 से 2035 नामक 10 साल की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता से विकास परियोजनाओं की रक्षा करना है। यह शिक्षा, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में दीर्घकालिक सुधार पर केंद्रित है। पाकिस्तान की स्थिरता ही कारण है कि चीन और उसके दुश्मन दोनों ही किसी न किसी रूप में पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं। कुछ देशों ने पाकिस्तान की मदद भू राजनीतिक या सैन्य कारणों से नहीं, बल्कि धर्म के आधार पर की है। धार्मिक कारणों से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने स्वतंत्रता के बाद से पाकिस्तान को कई बार आर्थिक सहायता प्रदान की है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत के साथ तनाव के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान दौरे के दौरान विकास और आर्थिक सुधार के लिए $20 अरब का समझौता किया था। 2021 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में 1 साल के लिए $3 अरब जमा किए, लेकिन जब पाकिस्तान चुका नहीं सका तो सऊदी अरब ने इसे दोबारा 2022, 2023 और 2024 में आगे बढ़ा दिया। अब तक भुगतान लंबित है। इसके अलावा पाकिस्तान को संयुक्त अरब अमीरात को भी $2 बिलियन का भुगतान करना है। सरकारी कर्जों के अतिरिक्त पाकिस्तान ने मध्य पूर्वी बैंकों से $4 अरब का 6-7% ब्याज दर पर कर्ज मांगा है। तो ये साफ है कि पाकिस्तान बस किसी तरह जिंदा है, और वो भी कर्जों के सहारे। लेकिन क्या इन पैसों के नियंत्रक वाकई इसे महत्व देते हैं? इन पैसों का ज्यादातर हिस्सा उचित जगह इस्तेमाल नहीं होता। इसे समझने के लिए आपको पाकिस्तान का संक्षिप्त इतिहास जानना होगा। यह सब शुरू हुआ 1947 में, जब भारतीय उपमहाद्वीप ने ब्रिटिश शासन से आजादी पाई और 2 देशों में बंट गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बना, जबकि पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। पाकिस्तान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन बंटवारे के कुछ ही महीनों बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर को लेकर युद्ध छिड़ गया। उस समय कश्मीर एक रियासत था। यह क्षेत्र आधिकारिक रूप से भारत या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के सशस्त्र कबायली लड़ाके कश्मीर में घुसे। यह एक सुनियोजित हमला था, न कि कोई आकस्मिक घटना। कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने आक्रमण और अपनी सेना की कमी के कारण भारत से सहायता मांगी। भारतीय सैनिकों के कानूनी प्रवेश के लिए महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद ही भारत ने सैनिक भेजे। 1988 में भारत पाकिस्तान के बीच पहली लड़ाई हुई, जिसके अंत में कश्मीर विभाजित हो गया। पाकिस्तान ने पश्चिमी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसे अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। पाकिस्तान का तर्क है कि कश्मीर मुस्लिम बहुल है, इसलिए वे उस पर दावा करते हैं। परंतु भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होने और यहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक होने के कारण इसका महत्व नहीं है। वास्तव में अब कश्मीर मुद्दा धर्म से कम और राजनीति, सत्ता एवं रणनीति से अधिक जुड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान कश्मीर क्यों चाहता है? जम्मू और कश्मीर की सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से मिलती हैं। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले को सीधे मध्य एशिया तक पहुंच मिल जाती है। 1947 के युद्ध में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा किया, जिसमें अफगानिस्तान से लगते इलाके भी शामिल थे। इससे पाकिस्तान को एक रणनीतिक बढ़त मिली, यानी सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक संभावित जमीनी रास्ता। सेंट्रल एशिया की अहमियत को देखते हुए अमेरिका ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए और पाकिस्तान इसका मुख्य लाभार्थी बना। 1954 से 1965 के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की आर्थिक सहायता दी। केवल 1960 में ही $2.3 अरब दिए गए। इस सहायता ने पाकिस्तानी सेना के आधुनिकीकरण और अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में योगदान दिया। 1965 और 1965 के भारत पाक युद्धों के बाद सैन्य सहायता में भारी कमी आई। 1980 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध हुआ और अमेरिका पाकिस्तान संबंध अपने चरम पर पहुंचे। वॉशिंगटन ने पाकिस्तान की सैन्य और नागरिक सेवाओं को $32.5 अरब की सहायता दी, ताकि अफगान मुजाहिदीन को सोवियत सेना के खिलाफ लड़ने में मदद मिल सके। यह अमेरिका की मदद का पाकिस्तान के लिए सुनहरा दौर था।
पैसा, हथियार और राजनीतिक समर्थन खुलेआम बह रहा था। लेकिन 1990 के दशक में चीजें बदल गईं। सोवियत संघ के जाने के बाद अमेरिका की अफगानिस्तान में रुचि कम हो गई और अचानक पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम एक लाल झंडा बन गया। 1990 में प्रेसलर संशोधन के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए $564 मिलियन की सैन्य सहायता बंद कर दी। लेकिन चीजें जल्दी ही बदल गईं। 9/11 की वजह से कहानी फिर से पलट गई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका को पाकिस्तान की अग्रिम पंक्ति के सहयोगी के रूप में आवश्यकता थी। अरबों से फिर सैन्य व आर्थिक मदद मिलनी शुरू हुई। वॉशिंगटन ने खुफिया जानकारी, ड्रोन बेस और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए पाकिस्तान पर अत्यधिक निर्भरता दिखाई। लेकिन समय के साथ संदेह बढ़ता गया, खासकर जब पाकिस्तान के कबायली इलाकों में आतंकवादियों के छिपे होने की खबरें आईं। इससे $300 मिलियन की मदद में कमी आई, जिससे तनाव और बढ़ा। 2013 के बाद पाकिस्तान के चीन के करीब आने के साथ अमेरिका का रुख फिर बदल गया। 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाकर $300 मिलियन की सहायता रद्द की। फरवरी 2025 में सत्ता में लौटने के कुछ हफ्तों बाद ट्रंप ने पाकिस्तान की परियोजनाओं के लिए $845 मिलियन की अमेरिकी फंडिंग रोककर फिर सहायता निलंबित कर दी। अमेरिकी सरकार से मानवीय सहायता के रूप में अब भी सहयोग मिलता रहता है, हालांकि सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं। पाकिस्तान को अपनी महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण काफी लाभ हुआ है, जिससे उन्हें अरबों डॉलर की आय हुई है। पाकिस्तान को सहायता या कर्ज के रूप में भारी रकम लगातार मिलती रही है, लेकिन वह सारा पैसा कहां गया, यह एक प्रश्न है। विभिन्न संगठनों और देशों से बार बार सहायता और कर्ज मिलने के बावजूद पाकिस्तानी लोगों की स्थिति आज भी करुण बनी हुई है। पाकिस्तान के लिए एक मशहूर कहावत है, हर देश की एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान में सेना का एक देश है। स्वतंत्रता के 78 सालों में 23 प्रधानमंत्रियों में से किसी ने भी पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इस देश में स्थिर सरकार का अभाव रहा है और यहां 3 बार सैन्य तख्ता पलट हो चुके हैं। 1933 से 1954 में पाकिस्तान ने अपना पहला सैन्य हस्तक्षेप देखा। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक समस्याओं के कारण संविधान सभा को भंग कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति पर सीमाएं लगने का डर था। सेना के समर्थन से इस कदम ने प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन को हटा दिया और इसे आवश्यकता के सिद्धांत द्वारा उचित ठहराया गया, जिससे राष्ट्रीय संकट के समय सैन्य कार्रवाई की अनुमति मिल गई। 1977 में जनरल जिया उल हक के नेतृत्व में दूसरा सैन्य तख्ता पलट हुआ, जिसे ऑपरेशन फेयर प्ले कहा गया। 5 जुलाई 1977 को जनरल जिया उल हक ने पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ तख्ता पलट किया, जिसमें उनकी बढ़ती शक्ति और राजनीतिक अशांति नियंत्रित करने में विफलता का हवाला दिया गया। भुट्टो ने चेतावनियों के बावजूद चुनाव कराने पर जोर दिया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर मार्शल लॉ लागू किया गया। जिया ने संविधान निलंबित किया, संसद भंग की और 10 साल से ज्यादा शासन किया। तीसरी सैन्य तख्ता पलट 1999 में हुई, जब राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच तनाव बढ़ गया। मुशर्रफ तत्कालीन सेना प्रमुख को शरीफ द्वारा हटाने के प्रयास के कारण चुनौती का सामना करना पड़ा। मुशर्रफ ने आपातकाल लगाकर नवाज शरीफ को हटा दिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। मुशर्रफ का सैन्य शासन करीब 10 साल तक रहा। 3 सफल तख्ता पलटों के अलावा पाकिस्तान ने कई असफल तख्ता पलट प्रयासों और नागरिक अशांति का भी सामना किया है। पाकिस्तान की राजनीति में सेना का अक्सर हस्तक्षेप रहा है, परंतु जनता के विरोध, राजनीतिक कार्रवाइयों या सेना के भीतर समन्वय की कमी के कारण कुछ प्रयास विफल रहे हैं। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से हटा दिया गया, जो हाल का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट था। यह सब पाकिस्तान के सेना प्रमुख और इस समय सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाने वाले असीम मुनीर की वजह से हुआ। असल में सेना इतनी शक्तिशाली है कि कई लोग मानते हैं कि विदेशी नेता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ज्यादा उसके सैन्य अधिकारियों से बात करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए दिसंबर 2203 में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर अचानक अमेरिका गए। पाकिस्तानी सेना प्रमुखों का वॉशिंगटन द्वारा आम बात है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा और अन्य ने भी अतीत में अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की थी, लेकिन इसमें अंतर है।
वे हमेशा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ यात्रा करते थे। इस बार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी नहीं बुलाया गया। जनरल असीम मुनीर के अकेले जाने से कूटनीतिक और खुफिया हलकों में सवाल उठे। मुनीर ने अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों जैसे लॉयड ऑस्टिन, स्टीफन बगन, एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और फ्लोरिडा में यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड मुख्यालय का दौरा किया, जो मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में अमेरिकी सैन्य अभियानों की निगरानी करता है। यह दौरा बेहद गोपनीय था। कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई थी, लेकिन लीक हुई कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक मुनीर वॉशिंगटन में अमेरिका से वित्तीय, राजनीतिक और शायद सामरिक सहायता मांगने गए थे। और जनवरी 2024 में हमने सत्ता संघर्ष के परिणामों को देखा। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। कहा जा रहा था कि ये आरोप झूठे हैं। सब कुछ साफ था। असीम मुनीर सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। 2024 में पाकिस्तान सरकार ने आर्मी एक्ट में बदलाव किया, जिससे सभी सेवा प्रमुखों का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। तो जनरल असीम मुनीर अब 2025 की बजाय 2027 में आर्मी स्टाफ के चीफ के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्होंने चालाकी से इमरान खान समर्थक जजों को सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया, संसद में एक कानून पास करवाकर, जिससे सरकार सीनियरिटी को नजरअंदाज कर जजों को प्रमोट कर सकती है। 2024 में उनकी सेना अफगानिस्तान और ईरान दोनों के साथ सीमा विवादों में फंस गई। जनवरी 2024 में ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के पंजशीर शहर के निकट जैश अल अदल समूह पर ड्रोन एवं मिसाइलों से हमला किया, जो ईरान सीमा से लगा है। तेहरान ने इस समूह पर पहले भी कई हमलों का आरोप लगाया था। ईरान पर हमले के एक दिन बाद पाकिस्तान ने मिसाइल दागे, दावा करते हुए कि वह आतंकियों को निशाना बना रहा था, ईरानी क्षेत्र को नहीं। स्थिति तनावपूर्ण हुई, लेकिन पाकिस्तान ने जल्द ही कूटनीतिक वार्ता से नियंत्रित कर लिया। हालांकि यह साफ था कि यह सिर्फ एक गलती से हुआ हमला नहीं था। दिसंबर 2024 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त और पक्तिका प्रांतों में संदिग्ध तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हवाई हमले किए। तालिबान ने आक्रामक प्रतिक्रिया देते हुए बदला लेने की धमकी दी। तालिबान लड़ाकों द्वारा ड्यूरंड रेखा के पार गोलीबारी से सीमा पर झड़पें हुई। जवाब में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने संघर्ष बढ़ाकर पाकिस्तान की एटॉमिक एनर्जी कमीशन के कई नागरिक कर्मचारियों का अपहरण कर लिया, जिससे क्षेत्र हमलों व प्रति हमलों के खतरनाक चक्र में फंस गया। तो अगर आप इस पैटर्न को देखें तो लगभग किसी भी नेता ने आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं दिया। हर कोई सत्ता हासिल करने और जितना संभव हो सके शीर्ष पर बने रहने पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा था। ये लोग मुख्यतः पाकिस्तानी सेना से हैं। वास्तव में पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारियों के पास विदेशों में करोड़ों की संपत्ति और व्यवसाय हैं, और वे एक साधारण पाकिस्तानी नागरिक की तुलना में कहीं अधिक धनवान हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों को इसका एहसास होने लगा और उन्होंने अपनी सेना के ऐसे कृत्यों का विरोध करना शुरू कर दिया। असल में कई शीर्ष नेताओं ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बोलना शुरू किया, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ पछतावा ही मिला कि उन्होंने उनके खिलाफ बोला। उदाहरणार्थ, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना की खुलकर आलोचना की। उन्होंने टॉप जनरलों पर राजनीति में हस्तक्षेप और उन्हें हटाने की साजिश का आरोप लगाया, पर जल्द ही उन्हें चुप कराया गया। 2023 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह सेना की साजिश थी। सेना को सत्ता में बने रहने के लिए मजबूत कारणों की आवश्यकता होती है, वरना पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की सेना को अपना जवाब मिल गया, और वो है भारत। उन्होंने भारत को अपना शत्रु मानकर खुद को उसके विरोध में रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्होंने एक अनैतिक रणनीति अपनाई। भारत और पाकिस्तान ने 1947, 1965, 1965 और 1999 में 4 बड़े युद्ध लड़े हैं, जिनमें पाकिस्तान हर बार पराजित हुआ। 1965 की जंग में पाकिस्तान को ऐसी करारी हार मिली कि 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर था। पाकिस्तान ने जल्द ही समझ लिया कि सैन्य बल से भारत को हराना असंभव है।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपनी रणनीति बदलकर भारत को 1000 जख्म देकर कमजोर करने का निर्णय लिया। कश्मीर में पाकिस्तान ने सीधे युद्ध के बजाय मुजाहिदीन आतंकवादियों के द्वारा प्रॉक्सी वॉर लड़ना शुरू किया। इनका इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर में विद्रोह पैदा करने के लिए किया गया और जल्द ही हालात काबू से बाहर हो गए। पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन और उग्रवादी समूह पैदा हुए। वर्षों में इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकियों को समर्थन व शरण दी, जैसे हाफिज सईद जिसने 2001 संसद हमला व 26 नवंबर मुंबई हमले को अंजाम दिया, मसूद अजहर 1999 विमान अपहरण, 2016 पठानकोट एयरबेस हमले, 2019 पुलवामा हमले जिसमें J और K में 40 भारतीय अर्धसैनिक जवान मारे गए के लिए जिम्मेदार था। पाकिस्तान ने 11 सितंबर हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को भी शरण दी, जिसमें करीब 3000 लोगों की जान गई थी। मौजूदा हालात में उसकी सेना भी वही करने का प्रयास कर रही है। पहलगाम हमले से पहले असीम मुनीर ने भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें हिंदू मुस्लिम 2 राष्ट्र सिद्धांत और कश्मीर का जिक्र था, जिससे उसने भारत को उस हमले के लिए उकसाया जिसमें 26 लोग मारे गए। भारत ने जवाबी कार्रवाई की। मैं आतंकी ठिकानों पर हवाई हमलों से भी ज्यादा घातक कार्रवाई की बात कर रहा हूं। हमलों से पूर्व भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित की थी। यह इतना बड़ा कदम था कि भारत ने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया, यहां तक कि सबसे तनावपूर्ण हालात में भी नहीं। पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा झटका है। भारत से पाकिस्तान में 6 प्रमुख नदियां बहती हैं: इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। 1960 में दोनों देशों ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अनुसार पाकिस्तान को इंडस, झेलम और चिनाब नदियों के 80% जल का उपयोग करने की अनुमति मिली। पाकिस्तान की यही मुख्य समस्या है। भले ही पाकिस्तान पानी का उपयोग करता है, लेकिन नदी का उद्गम भारत में है, इसलिए नियंत्रण अभी भी भारत के पास है। निलंबन के बाद भारत के पास अब पानी के प्रवाह को रोकने या उसे दूसरी दिशा में मोड़ने का कानूनी अधिकार है। यह गंभीर है, क्योंकि पाकिस्तान की 61% आबादी और लगभग 80% कृषि इन नदियों पर निर्भर करती हैं। इन तथ्यों के बावजूद सेना अभी भी खुद को भारत के खिलाफ रक्षक के रूप में पेश कर रही है और पाकिस्तान की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही। वे खुद को जनता के सामने साबित करने के लिए इतने बेताब थे कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना के आधिकारिक हैंडल ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें भारत को असली सैन्य जवाब देने का दावा किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वह तो एक गेम फुटेज की क्लिप थी। सीज फायर के बाद हालात शांत हुए, जब पाकिस्तान ने भारतीय समकक्ष को सीज फायर के लिए बुलाया। भारत की मिसाइल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के एक एयरबेस पर परमाणु रिसाव होना मुख्य कारण बताया जाता है। कुछ का मानना है कि ऐसा संभावित परमाणु तनाव से बचने के लिए किया गया था, जबकि अन्य का कहना है कि पाकिस्तान ने ऐसा किया क्योंकि भारत के साथ पूर्ण युद्ध से वह दिवालिया हो जाता। संघर्ष विराम के बाद काफी प्रोपेगेंडा सामने आया, जिसमें भारी नुकसान का दावा किया गया। भारत ने स्ट्राइक के सबूत दिखाए, पर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब लगता है कि उनका सारा प्रोपेगेंडा काम कर रहा है और सेना ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। पाकिस्तान में लोग भारत पर जीत का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान भर के नागरिकों ने सशस्त्र सेनाओं के लिए धन्यवाद दिवस मनाया। पाकिस्तानी सेना सच्चाई जानते हुए भी अपने लोगों का समर्थन हासिल करने का लक्ष्य पूरा कर चुकी है। पाकिस्तानी सेना को अभी जनता का साथ है, पर यह अस्थायी है और जल्द ही उसकी सच्चाई सबके सामने होगी। कब? सिर्फ समय ही बता सकता है।